तो बच्चों हमने एसएचएम में अभी तक हमने पढ़ा था कि कोई भी बॉडी अगर वो एसएचएम कर रही है तो इक्वेशन को फॉलो करेगी एक्स टी, जो कि होगी डिस्प्लेसमेंट की, जो कि होगी ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यही इक्वेशन को फॉलो करेगी। हमने बोला था कि एसएचएम के लिए ये कंडीशन होना फॉलो है, या फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो फोर्स होगा वो एक्स रेस्ट टू पावर एन होगा। और एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बच्चों इस केस में? एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? और ऑड हो सकते हैं, कोई भी ऑड नंबर और इंटीजर। आई शुड राइट ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, चलो एक्स टी ले लिया, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वी टी मिल जाता है, जो कि आपको पता है क्या होता है, ए ओमेगा साइन सॉरी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। एक होता है डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दो फॉर्मूले होते हैं इसके। ऐसे ही एक्सेलेरेशन का होता है बच्चों, उसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट ए माइनस के ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और यू कैन राइट माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसके भी दो फॉर्मूले हो गए, टाइम के रिस्पेक्ट में और एक डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट। यही फॉर्मूले पढ़े थे बच्चों हमने, यस और नो? ठीक है। फिर हमने बोला था कि अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट कर रही है डिस्टोरिंग फोर्स को, तो उसमें एक्सलेशन भी होगा। और तो एक्सलेशन की वैल्यू क्या आई थी बच्चे यहाँ से आई थी के, मतलब माइनस तो क्यों लगाऊंगा, क्योंकि माइनस क्यों नहीं लगा रहा मैं, क्योंकि आपको पता है अगर कोई बॉडी इधर की तरफ जा रही है तो एक्सलेशन भी इधर की तरफ ही होगा ना। तो इस वजह से ये क्या बन जाता बच्चों, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट में के बाय एम। ये कुछ फॉर्मूले हमने बच्चों अभी तक हमने पढ़े। अब इसमें ना एनर्जीज के भी फॉर्मूले आते हैं, तो उसको हम अच्छे से देखते हैं कैसे ड्राइव होते हैं। बहुत इजी है डेरिवेशन उसकी। भाई ये फॉर्मूले याद है तो वो भी आसान से देखो, लिखो एनर्जी ऑफ एस एच एम। तो सबसे पहले बच्चों हम स्टडी करेंगे काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला तो सभी को पता है, क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। क्या अभी हमने वी निकालना सीखा था? ध्यान से देखो, हमने वी निकालना सीखा था। क्या था बच्चे? वी हमने निकाला था माइनस के ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसका पूरे का बच्चों क्या, स्क्वायर। यही तो हो गया। अब इसका स्क्वायर करोगे तो बच्चे आपको मिलेगा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। कोई डाउट है यहां तक किसी को भी? क्लियर हो गया? यस और नो? हाँ जी सर। क्या इसको रटना है फॉर्मूले को? मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि आपको अगर वी पता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ये हो गया। दूसरा, सर एक और वी की तो वैल्यू होती है, कौन सी? कौन सी होती है बच्चे वी की वैल्यू? आपने पढ़ा है, जो कि होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर। तो मुझे बताओ ये क्या निकल गया बच्चों, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। इसका स्क्वायर का अंडर रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा बच्चों। अब इसको समझना है ध्यान से, देखो ये है टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो यहाँ पे टाइम आ रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई पूछेगा आपको कि इस टाइम पे निकालो, तो ये कोई भी इंस्टेंट पे निकाल देगा। ऐसी ही कोई भी डिस्प्लेसमेंट पॉइंट पर, ठीक है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे आपसे पूछता है तो आप इस पे निकालोगे। मैं बोलूंगा कि मुझे ए बाय टू पे काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, अगर मैं बोलूंगा कि टी इज इक्वल टू टी बाय फोर पे निकालो, तो आप ये निकालोगे। बस सिंपल सी बात है, दो फॉर्मूले मेरे पास। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को भी? क्लियर एवरीवन? यस सर। अब एक चीज ध्यान से सुनने, देखो एक वैल्यू होती है इंस्टेंटेनियस, एक होती है एवरेज। देखो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? जैसे कि आप कार चला रहे हो, कार चला रहे हो तो अभी जो जैसे मैं पूछूं कि बेटा अब तेरी कार की स्पीड कितनी है, तो तू मीटर में से तो देखेगा, मीटर में से देख के बता देगा सर ये स्पीड है, क्योंकि तूने उस इंस्टेंट पे पूछा। ठीक है, तभी मैंने बता दे। लेकिन मैं बोलूं कि एवरेज क्या है, तो तूने एवरेज कैसे कैलकुलेट करेगा? तू तो ऐसे ही करेगा ना, देख मैं घर से निकला 11 बजे, फिर मैं पहुंचा लगभग 12 बजे पहुंचा
30 किलोमीटर तक। तो मैंने क्या बोलूंगा कि 30 किलोमीटर तुम 1 घंटे में पहुंचा, तो तेरी स्पीड कितनी होगी बच्चों, 30 किलोमीटर पर आवर। तो तेरा शुरू से लेकर एंड तक का कैलकुलेट होगा ना। ऐसे ही बच्चे मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो मुझे शुरू से लेकर एंड तक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसकी भी और इसकी भी निकालनी पड़ेगी, शुरू से लेकर एंड तक की। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को, यस और नो? क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर। yes, एक और चीज समझनी है, ध्यान से देखो। ये देती है, लिख लो ये, गिव्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू। गिव्स इंस्टेंटेनियस मतलब कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अच्छा, मैं वैसे रेंज पूछता हूं तो इसकी रेंज क्या होगी? अच्छा, वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? स्पीड की वैल्यू कितनी हो सकती है, कितनी थी? 0 हो सकते। जीरो कहाँ पे होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो अगर ये 0 पुट कर दूंगा बच्चे यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चे? 0। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, कोई बताएगा मेरे को? मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, ये पढ़ा तुमने फॉर्मूला? अबे गधे, एक्स की वैल्यू 0 डाल देगा तो अंडर रूट a का स्क्वायर a निकल जाएगा, तो ओमेगा ए हो गई ना। कितनी निकल गई? ओमेगा ए। ओमेगा ए यहाँ पुट करेगा तो कितनी हो जाएगी? हाफ एम एज इट इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये होगी इसकी, ये होगी लोएस्ट वैल्यू, ये होगी हाईएस्ट वैल्यू काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया, नहीं आ गया? yes, हाँ जी सर। अच्छा ठीक है। अब एक चीज बताओ, मैं तुमसे पूछता हूं कि एक ये सिग्नल है, इसकी ना एवरेज वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखो, एवरेज वैल्यू हम कैसे करो करते हैं बच्चों, इसके वैल्यू टोटल प्लस इसकी वैल्यू टोटल डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड। तो एक चीज बताओ, अगर ये एरिया ए है तो ये भी एरिया ए ही होगा, लेकिन ये नीचे की तरफ है एरिया इसका। एरिया लिखा ना, एरिया लिख लो, एम्पलीट्यूड मत समझना, एरिया। ये ऊपर की तरफ एरिया, ये नीचे की तरफ एरिया है। तो मुझे बताओ, अगर ये सेम है तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा बच्चे, इसका टोटल एरिया? sir, 0, 0। तो मुझे बताओ इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, एवरेज वैल्यू इसकी? 0, 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी होती है उसके टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड का मतलब ऐसे, साइन तो ऐसे ही होता है ना, मैंने बताया था साइन ऐसे होता है, तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी बच्चे, साइन की एवरेज वैल्यू? sir, 0, 0 हो गई। ठीक है, अब मेरे को बताना कि ये कॉस है, ये ऐसे बनता है कॉस, याद को लास्ट क्लास में बताया था, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो गई? और इसकी भी 0, 0 कैसे? सर देखो, इसका ये वाला आधा पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका ये नेगेटिव वाला पार्ट इस पॉजिटिव वाले से कैंसिल हो, तो इसकी भी एवरेज वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0 होती है। तो ये ध्यान रखना है, वैसे आप पढ़ोगे 12th क्लास में इसको डिटेलिंग में, पर अभी के लिए यूज हो रहा है इसलिए बता रहा हूं कि जब भी साइन और कॉस आएगा तो एवरेज वैल्यू बोल रहा हूं, एवरेज। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पढ़ी है, मैं बोल रहा हूं एवरेज वैल्यू इसकी क्या हो जाती है बच्चों? 0 हो जाती है। अभी के लिए बस इतना याद रखना है, साइन और कॉस की एवरेज वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0 होती है। ये याद रखोगे? याद रखोगे, यस और नो? हाँ जी सर। yes, sir, ठीक है। तो वापस जाते हैं, देखो अब थोड़ा जल्दी सन में आ जाएगा, ध्यान से देखो। मैंने काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला निकाला था अभी, मैंने बोला था हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। देखो अभी हमने लिखा था, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा। ठीक है, अब ध्यान दो, आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा को आई कैन राइट 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 हम लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको लिखूंगा मैं 1 प्लस 1/4। कॉस, ध्यान से देखो 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाइव डिवाइडेड बाय 2, लिख सकता हूँ, यस और नो? हाँ जी सर। अच्छा, इसको अब सेपरेट कर दो, प्लस वाले को अलग अलग कर दो, तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 1/4 ma स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू बन गई हाफ 4
ma² ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा t +2 फाई। देखो ये एक्सप्रेशन बन गया। सर ये क्यों बताया आपने, इतना कुछ क्यों बताया फालतू का मैथमेटिक्स? इससे देखो क्लैरिटी मिलेगी, देखो ध्यान से देखो। मैं पहले पार्ट को पहले डिस्कस करना चाहता हूँ। जो फर्स्ट पार्ट है, क्या इसमें कोई भी टाइम का कंपोनेंट है क्या? ध्यान से देखना कि यहाँ पे कॉस साइन का कुछ भी कंपोनेंट है, आप बोलोगे कुछ भी कंपोनेंट नहीं है। इसका मतलब कि ये तो मेरे लिए कांस्टेंट वैल्यू हो गई। यहाँ पे देखो टाइम के साथ वेरी करेगी, देखो क्यों, यहाँ पे टाइम आ गया, तो ये वेरिएबल वैल्यू है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, देखो यहीं पर ये असली खेल। मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम अभी कितने बच्चे हो, मान लो तुम 10 बच्चे हो, और 10 के 10 बच्चों के ना 50 नंबर ही आए हैं। और मैं तुमसे पूछता हूँ कि बच्चा तुम्हारे 10 बच्चों का एवरेज कितना है, तुम क्या बोलोगे? कितना है तुम्हारा एवरेज? 50। 50 है। तो अगर मैं कांस्टेंट का एवरेज बोलूंगा तो कांस्टेंट का एवरेज तो कांस्टेंट ही रहेगा, मानते हो कि नहीं मानते? भाई मैं हाँ जी तुमसे सर। बोल कि 5 5 5, अगर तू 10 की स्पीड से लगातार जा रहा है तो तू तो ये तो बोलेगा कि सर मेरी तो एवरेज स्पीड 10 ही थी। मानते हो कि नहीं मानते? तो अगर मैं हाँ जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकालना चाहूं तो कांस्टेंट वैल्यू तो एज इट इज आएगी ही आएगी, बाकी मुझे नहीं पता, क्योंकि सर ये तो एज इट इज आएगी ही आएगी। यहां तक किसी को डाउट है क्या? यहां तक क्लियर हाँ हो जी गया सभी को? यस और नो? हाँ जी ये मैं शॉर्टकट समझा रहा हूँ। दूसरा देखो, यहाँ पे आ गया कॉस वैल्यू आ गई, इसको तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो एम्पलीट्यूड है। ये आ गया कॉस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कॉस की एवरेज वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कॉस की एवरेज वैल्यू कितनी होती है? जीरो। 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 इसका मतलब अगर कॉस की वैल्यू जीरो होगी तो इसकी वैल्यू भी तो जीरो हो जाएगी। यस और नो? एवरेज वैल्यू की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर थिंग, आई एम जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट एवरेज। लिख लो, ध्यान से सुन लो कि एवरेज वैल्यू ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? जीरो। तो जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू है, अगर लिखा होगा ना कि एवरेज वैल्यू निकालो, तो आपको यही वाली वैल्यू पुट, अगर सिंपल बोले कि क्या निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आप ये पहले वाला, वाला। पहले वाला। ये बोलेगा कोई डिस्प्लेसमेंट पॉइंट पे, ये बोलेगा किसी टाइम के रिस्पेक्ट में। ये निकला तीसरा फॉर्मूला कोई भी एवरेज के टर्म। सर में आगे सभी को कोई डाउट तो नहीं आता किसी को भी? तो सर। अच्छे से ठीक है। हाँ दूसरा जी देखो, दूसरी चीज देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट मेरा एक्स टी का फॉर्मूला क्या था बच्चे, यहाँ पे एक्स टी था मेरा ए साइन ओमेगा t +5। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि मैं एस एच एम तो इसी इसी इक्वेशन से करता हूं। ठीक है, और मेरी एक काइनेटिक एनर्जी भी निकली। अब ध्यान से देखना, देखो एस एच एम में यहाँ पे ओमेगा है, और काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे 2 ओमेगा है। इसका मतलब कि फ्रिक्वेंसी बढ़ गई कि घट गई बच्चों? फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है कि घट गई काइनेटिक एनर्जी में? बढ़ गई। बढ़ गई। क्यों सर? क्योंकि ओमेगा 2 ओमेगा बन गई। ठीक है, अगर यहाँ पे टाइम पीरियड है, और आपको पता है ओमेगा और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या होता है, बहुत बार पूछ चुका हूँ। टाइम पीरियड होता है सर 2 पाई/ओमेगा, इनवर्स हाँ प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ओमेगा बढ़ गया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बच्चों? हाफ हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते? यस और नो? हाँ जी सर। है ना? ऐसी अगर फ्रीक्वेंसी एफ है, क्योंकि ओमेगा में फ्रीक्वेंसी होती है, तो कितनी हो जाएगी बच्चे? 2f हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी में वैल्यू इनकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, टाइम पीरियड हाफ हो जाता है, सॉरी t/2 आएगा, t/2 हो जाता है, और फ्रीक्वेंसी बच्चों ट्वाइस हो जाती है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? यस और नो बच्चों? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, ये हो गया। तो फॉर्मूला कौन सा याद करना है? मैं तो कहूंगा एक भी याद नहीं करना है। फिर भी अगर याद करने का मौका मिले तो बस वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखो, इसमें वैल्यू डालो, तुरंत निकलेगी वैल्यू, तुरंत। क्योंकि ज़्यादा टाइम लगना नहीं है ना, ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं है। ये वैल्यू तो आप मुश्किल से 10 सेकंड में लिख दोगे बस। एवरेज वैल्यू मैंने आपको बता दिया कि कॉस स्क्वायर को पहले नॉर्मल कॉस में लेके यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1/4 हो जाएगा। वो मैं आपको एवरेज वैल्यू बता चुका हूँ बस।
तो देख लो, एक भी फॉर्मूला अभी तक नहीं रखना है। जो पहले याद कर रखे थे वही यूज करना है, इससे अलावा और भी कोई यूज नहीं करना। अब काइनेटिक आई है तो उसके साथ बच्चों क्या आएगी साथ में? पोटेंशियल पोटेंशियल। एनर्जी आएगी। तो लिखो पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का ऐसे डायरेक्ट तो फॉर्मूला होता नहीं है सर, एमजीएच होता है। एमजीएच में हम थोड़ा इसको हवा में लेके जा रहे हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट तो बच्चे इसका सरफेस पे भी हो सकता है। तो ध्यान से देखो हम कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखो। हमें एक्स पता है, एक्स होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वेलोसिटी पता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और एक और होता है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत बार लिख चुके हैं, बहुत बार लिख चुके हैं। रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है एम में, है ना। एम में होती है। सर रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है बताया था ना। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, तो वही तो एसएचएम करवाता है। तो ये होगा, तो इसकी वैल्यू होगी बच्चे माइनस के एम ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गई। ये हो गया फोर्स मेरा। ठीक है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम में, कि जो फोर्स होता है वो होता है डी यू बाई डी एक्स। कोई मुझे बताएगा ये डी यू क्या था बच्चे? डी यू, यू क्या है? यू चेंज पोटेंशियल। है। पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी। बस बस यहीं से निकालेंगे अब हम पोटेंशियल एनर्जी। बस बस समझ लिए तुमने। तो डी यू की वैल्यू कितनी हो गई? डी यू की वैल्यू हो जाएगी, डी यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस के एफ डी एक्स। अब मुझे क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है बस। डी यू का इंटीग्रेशन करना है। एफ की वैल्यू अभी हम निकाली कितनी? एम ओमेगा स्क्वायर एक्स विद माइनस साइन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे? डी एक्स आ जाएगा। ठीक है। अब मैं मान के क्या चल रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैं मान के चल रहा हूँ कि जब, देखो आपने बताया था ना कि एसएचएम कैसे होता है। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, सॉरी, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। ध्यान सुनो, एक मीन पोजीशन पे लेट्स सपोज इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी शुरू से ही, मान के चल लो, जीरो भी ले सकता हूं। और एक्सट्रीम पोजीशन पे तो हो ही गई। जैसे हम ये लेके चलते हैं ना पेंडुलम, हम बोलते हैं पेंडुलम है। पेंडुलम जब जितना ऊपर तक लेके जाता है, तो जितनी हाइट ये ऊपर तक लेके जाता है तो उतना उसमें एमजीएच आ जाता है। याद है हमने एक क्वेश्चन किया था, जितना हाइट यहां से लेकर यहां तक। पर ऐसा भी तो हो सकता है ये पहले से ऑलरेडी कितनी हाइट पर हो। इट इज पॉसिबल कि वो एक ग्राउंड से एक पर्टिकुलर हाइट पे भी हो। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि x इक्वल टू जीरो पर, x की वैल्यू जीरो पर कुछ ना कुछ उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी। जीरो नहीं होगी तो जीरो हो जाएगी। और x पर जब वो किसी एक पॉइंट पर होगा तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी होगी u। बस हमें ये निकालना है। तो आपको पता है वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? u। तो ये सिंपल हो जाएगा, u माइनस यू नॉट हो जाएगा। तो सिंपल है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, एम ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया। x का इंटीग्रेशन करना है विद डी एक्स फ्रॉम जीरो टू एक्स। इससे इजी इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हो सकता। आपको पता है क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय टू हो जाएगा। टू। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? नो सर। ये आंसर आ गया। या तो मैं इसको चेंज इन एनर्जी बोल दूं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई बच्चे? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बस निकल गया। या फिर अगर मेरे को निकालना है, अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कुछ दे रखी है, तो यू नॉट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको लिख लो। ये है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो मोस्टली जीरो ही रहती है, मैंने ले लिया ताकि अगर कुछ क्वेश्चन में चीजें बढ़ जाती हैं तो पता रहे। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? आगे बढ़े। हाँ जी सर। अब देखो, मैं डेल्यू से ही सोल्व करता हूँ। डेल्यू से डेल्यू निकल के आया बच्चे मेरा, कितना निकल के आया था? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हो गया, है ना। सर एक्स की वैल्यू मेरे को पता है, आपने बताई थी। सर एक्स की वैल्यू थी ए साइन ओमेगा टी फाइव और इसका स्क्वायर। इसको अगर आप ओपन करो, इट विल बिकम लाइक दिस, ए स्क्वायर
साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। मुझे एक चीज बताओ, ये जो वैल्यू है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है कि एवरेज वैल्यू? कोई बताएगा मेरे को ये कौन सी वैल्यू है ये? एवरेज वैल्यू। पिटेगा तू, ध्यान से दे। अभी तक तो मैंने एवरेज वैल्यू निकाली, कहाँ है? स्क्वायर में है। अच्छा ये हाँ भी ठीक है। ये कौन सी वैल्यू है बच्चों? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वैल्यू। डिस्टेंस के लिए बोलोगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज। अब निकालनी है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू के लिए साइन तो स्क्वायर में नहीं चलेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसको इसको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? वो होता है 1 - कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? 1/2 माइनस के 1/2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाई। यहां तक किसी को डाउट है क्या? क्लियर हो गया बच्चों सभी को? हाँ जी सर। 1/2 बाहर ले लूंगा तो यहाँ पे क्या आ गया? 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाई। इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी बच्चों? इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी इसकी? 0। तू ही करियो 0। कॉस की ना सर? पहले वाले की पूछे ना, कांस्टेंट की। अच्छा, पहले वाले तो सुनी रहेगी। पहले वाली ये रहेगी, ये वाली बच्चे ओनली कॉस है। तो क्या हो जाएगी इसकी एवरेज वैल्यू? कॉस आ गया। कॉस की एवरेज वैल्यू क्या होती है बच्चे? 0। 0। तो एवरेज वैल्यू क्या निकल गया? ये एवरेज वैल्यू तो पहले भी सेम आई थी, देखना तो एक बार ध्यान से देखो। एवरेज वैल्यू सेम नहीं आ रही? जो काइनेटिक एनर्जी की है वही पोटेंशियल एनर्जी की। देखना एवरेज वैल्यू यही है क्या? 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। हाँ जी। ये देखो, वो हाफ है। नहीं, सॉरी। यही तो है। यस। 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर सेम आई है, सेम आई है बच्चों। तो इस समय एक और चीज पता चलेगी, देख ध्यान से देखो। टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है? टोटल एनर्जी होती है बच्चों काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। अगर थोड़ा रिकैप करो तो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये देखो, ये रहा। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये निकाली थी। उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, ये रही 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी निकाली 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख दूं, सेपरेट करके, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हाँ जी सर। तो टोटल एनर्जी कितनी आ रही है? हाफ हाफ है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। क्या ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी? देखना पहले एक बार। हाँ जी सर। हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी टोटल एनर्जी। इसका एक और उदाहरण भी दे सकता हूँ कैसे। आपने क्या एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी अभी? एवरेज एवरेज पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी निकली थी? 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। आपने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी एवरेज वन हाँ बाय फोर एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको भूल जाओ, ये तो तीनों में ही है। 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है? 1/2। देख लो सर, ऐसा कॉन्सेप्ट तो हमने वर्क एनर्जी में पढ़ा था सर। आपने कुछ ऐसा बताया था कि सर जब बॉल ना ऊपर से जब नीचे थ्रो करती है तो इस पॉइंट पर भी mgh होता है, इस पॉइंट पर भी mgh होता है, इस पॉइंट पर भी mgh होता है, तो इस पॉइंट पर भी mgh होता है। तो उसको हमने क्या बोला था? यहाँ पे बोलता टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्या यहाँ पे भी हो रहा है? सर क्यों नहीं होगा, सेम ही तो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भी क्या लगेगा बच्चों? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तन में आया कि नहीं आया बच्चों? यस और नो?
यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसको हम पेंडुलम से देखें, जो आप पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, ध्यान से देखो। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है और ऑब्जेक्ट एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, मतलब इसको हम मूव करवा के हैं, ये होती है मीन पोजीशन, ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन। मुझे एक चीज बताओ, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी ज्यादा होती है ना, मैक्सिमम होती है। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है। यहाँ पे अगर वेलोसिटी ज्यादा, तो यहाँ पे केवल काइनेटिक एनर्जी रहेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो। लेकिन सम सम इसका हमेशा क्या रहेगा? सम सम हमेशा क्या रहेगा बच्चों? इसका सेम ही रहेगा। मानते हो कि नहीं मानते? यस और नो? हाँ यस क्लियर? सर। सभी क्वेश्चन में आ गया? हितेन, करण, लीजा, मनीष, गौरी क्लियर है? दर्शिका यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसका एक ग्राफ आता है, ग्राफ देखो। टेस्ट में भी आता है, स्कूल के टेस्ट में भी, वैसे भी पता होना चाहिए। देखो, हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक निकाला पोटेंशियल एनर्जी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए, सॉरी, एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? कोई बताएगा मेरे को, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? ए से माइनस है। बिल्कुल करेक्ट। तू बोलेगा माइनस ए से। माइनस ए। ठीक है बच्चे, एक बार माइनस से पुट कर एक्स के गए, तो माइनस से पुट करेगा तो माइनस ए का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? जीरो। ये तो तेरे को वैसे पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर, काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है बच्चों? जीरो हो जाती है। जीरो। देखो निकल रहा है। तो यहाँ पे भी जीरो होगी। मैक्सिमम कहाँ पे होगी सर? वेलोसिटी जहां पे होती है। वेलोसिटी कहाँ पे होती है मैक्सिमम? सर मीन पोजीशन पे होती है। इसका मतलब कि ग्राफ कुछ इसका ऐसा निकलेगा बच्चे। सर में आया कि नहीं आया? यस और नो? हाँ जी सर। यस सर। एक्स की वैल्यू जीरो डाल के देखोगे, एक्स की वैल्यू जीरो डाल के देखोगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, वो आएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पे एक्स की वैल्यू जीरो डालोगे तो जीरो हो गई, अरे तो जीरो निकल गई। लेकिन जब मैं ए डालूंगा यहाँ पे, तो आएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और जब माइनस ए डालूंगा, तो माइनस ए का स्क्वायर फिर ए स्क्वायर होगा, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मतलब कि अगर मैं बात करूं एक्सट्रीम पोजीशन पे, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो ग्राफ जस्ट क्या होगा बच्चों? उल्टा निकलेगा ग्राफ। समझ में आया कि नहीं आया? और टोटल एनर्जी कितनी निकली थी? मुझे बताएगा कोई, टोटल एनर्जी कितनी निकली थी? हाफ है ओमेगा स्क्वायर। हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर का, तो सर मैं तो फिर इसका ऐसे नहीं बना सकता हूँ, ध्यान से देखो। रेड वाली लाइन, तो रेड वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? टोटल एनर्जी। टोटल ब्लैक वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? चल एनर्जी। पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। और ब्लू वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। बस खत्म, है ना? सर में आ गया। ग्राफ किस लिए इंपॉर्टेंट है? ध्यान से देखो, एम्पलीट्यूड है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड है इस वजह से। इजी था। सर में आ गया। एवरेज वैल्यू पर ध्यान देना बच्चों, एवरेज वैल्यू पे ध्यान देना, बस एवरेज वैल्यू इसका हाफ हो जाती है। ठीक है। देखो वैसे तो आप एवरेज वैल्यू सीखोगे क्लास 12 में, मेरे ख्याल से सर ने भी मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत बेसिक करवाया होगा। पर फिर भी मैं चाहूंगा कि दो तीन चीजें उसमें सीख लें, एवरेज वैल्यू और किस तरीके से निकालते जनरल तौर पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। मैं एवरेज वैल्यू वैसे निकालना सिखा रहा हूँ, क्योंकि पता होना चाहिए, कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान से देखो, हम नॉर्मली लाइफ में जब हमारे पास नंबर होता है, तो हम एवरेज वैल्यू ऐसे निकालते हैं। सर मान के चलो कि 5 बच्चे हैं
जिसका वेट है 40, 45, 50, 55, 60। एवरेज बोला है तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे। तो जो भी वैल्यू आएगी, लेट सपोज कितनी आएगी, मेरे ख्याल से 50 के आसपास ही आएगी। 50 एवरेज वैल्यू आ गई इसकी। 50 एवरेज वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट नंबर से ना, अलग अलग नंबर है, डिवाइड बाय 5। लेकिन अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ऐसे, तो हर एक पॉइंट पर वैल्यू डिफाइन है ना उसकी। तो हम पता है क्या करते हैं, ध्यान से देखो। हम जब भी कुछ ऐसा फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है ना, ऐसे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, हम क्या करते हैं उसका, हम लेते हैं पहले उसका इंटीग्रेशन लेते हैं बच्चों। हम क्या करते हैं, उसका एरिया निकालते हैं, और एरिया तो हम इंटीग्रेशन से ही कर सकते हैं। और डिवाइड बाय क्या कर देते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा है। मान के चलो यहाँ पे अगर x है, तो जो भी x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी, मान के चलो यहाँ पे है x1, यहाँ पे है x2, इससे डिवाइड कर देंगे। या फिर क्या करेंगे, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो हम सबसे पहले एरिया निकालेंगे, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे। और टाइम के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे पुट कर देंगे बच्चों t1, t2। अब देखो कैसे निकालेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे बच्चों। पहले तो उसका इंटीग्रेशन, इस पूरे फंक्शन का। मान के चलो फंक्शन है f1, तो f1 का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू dx। कहाँ से कहाँ रेंज, x1 से x2, ये तो इंटीग्रेशन होगा। डिवाइड बाय इसका भी तो होगा, ये तो अभी मैंने ऐड किया है। ये बस अभी मैंने क्या किया बच्चों, ऐड किया है। डिवाइड बाय क्या होगा, कितनी कितनी रेंज के बच्चे, यहाँ पे तो पहले 5 ही बच्चे थे। यहाँ पे रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी ना, तो रेंज आपको पता है कितनी हो जाएगी बच्चों, रेंज हो जाएगी यहाँ पे x2 माइनस x1। सर में आ गया बच्चों, यस और नो, क्लियर हो गया। ये मेरा एडिशन हो गया, ये मेरा डिवीजन हो गया विद नंबर्स। ऐसे मुझे बताओगे इसका क्या होगा। मान के चलो ये f2 फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हो गया f2, यहाँ पे हो गया x1, सॉरी t1, t2, dt। नीचे क्या आएगा बच्चों, नीचे क्या आएगा, T2 minus T1। t2 माइनस टी। इसको प्रूफ भी कर देते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट करेंगे, उससे प्रूफ भी कर देंगे, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि लिख लिया सभी ने यहां तक, सर एक मिनट। ओके। लिख लो जल्दी से लिखो। लिख लिया बच्चों। यस हाँ सर। जी। यस सर। ठीक। अब देखो, जो हमने अभी जीरो प्रूफ किया था ना, जीरो किया था, उसको एक बार प्रूफ भी कर देते हैं, तो हमें सन में भी आ जाएगा। मैंने यहाँ पे cos 2 ओमेगा लिया, चाहे ओमेगा ले लो, बात तो एक है, क्योंकि वो तो पूरा फंक्शन ही है ना। तो जो आप बोलो, मैं लेता हूँ a cos ओमेगा टी, ये ले लिया, ठीक है। प्लस 5 लेना चाहते हो, चलो 5 ही ले लो। और आपको पता है cos ओमेगा का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, टी रेंज होती है बच्चे इसकी, टी रेंज होती है 2 पाई बाय टी आता है ना। तो इसकी वैल्यू होगी 0 से लेकर टी तक, टाइम पीरियड टी तक ले लिया मैंने, ये ले लिया, पूरा टाइम पीरियड मैंने कवर कर लिया। अब ये पता कैसे ड्रॉ होगा, कॉस है ना फंक्शन, तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। अब देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यू जीरो आती है कि नहीं आती। तो अभी तक मैंने क्या समझा, मैंने सर आपने बताया था कि 0 से लेकर टी ले लो, यहाँ पे 0, t1, यहाँ पे t2 हो जाएगा टी, और फंक्शन आ जाएगा अंदर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे dt से। नीचे कोई बताएगा नीचे क्या लिखना चाहिए बच्चे, मेरे को नीचे क्या लिखना चाहिए, सर T-0। t-0, करेक्ट, शाबाश। तो ये हो जाएगा 1/t, तो बाहर आ गया। ए भी बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अंदर क्या बचा, अंदर बचा बच्चे आपका कॉस ओमेगा टी प्लस 5, 0 से लेकर टी तक डी टी। 5 को ना, रुक जाओ, 5 को हटा दो अभी, क्योंकि 5 अगर आ गया ना तो ये शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो वैल्यू नहीं निकालने देगा ये। इसको भी
मान के चलो यहाँ पे 5 को मैंने 0 दे दिया। ठीक है, ये आ गया ए टी 0 से टी कॉस। चलो अभी तो कॉस ही लिखते हैं। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस अबे माइनस नहीं होता, साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा, यही तो होता है। इंटीग्रेशन करे, डिफरेंशिएशन ही, लिमिट होती है 0 से लेकर टी तक। अब देखो कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक समझ में आ गया सभी को? आराम आराम से कर रहा हूं मैं। हाँ जी सर। अब क्या करेंगे बच्चे? अपर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट टी, कैपिटल टी पुट करेंगे तो बन जाएगा साइन ओमेगा टी। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन ओमेगा 0। अच्छा अब ये बताओ, टी इज इक्वल टू अगर 2 पाई बाय ओमेगा होता है तो टी ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? टी ओमेगा की वैल्यू 2 पाई नहीं हो जाएगी क्या? यस और नो? यस सर। ठीक है, साइन 2 पाई। साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? साइन 360 तो 0 ही तो होता यस सर। है ना? हाँ जी ये 0, साइन 0 की वैल्यू 0 - 0 जीरो। आ गया 0। इस वजह से 0 होता है। मैंने थोड़ा ना खुद किया है, अपने आप आया। सन में आया कि नहीं आया? यस। हाँ जी सर। है ना? अगर कॉस की जगह यहाँ पे साइन होता ना बच्चों, तब भी 0 आता। तब भी क्या आता? इसकी वैल्यू 0 ही आती। तो हमने प्रूव भी कर दिया। आता नहीं है, बस पता होना चाहिए कि कैसे 0 किया। मैथमेटिकली फंक्शन यूज होना चाहिए। चलो तो आगे बढ़े बच्चों। हाँ जी सर। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चों, जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग मास सिस्टम। हमने इसको एनएलएम में पढ़ा, मेजरली हमने इसको वर्क एनर्जी में पढ़ा। ठीक है, सेम वही और थोड़ा बहुत हमने इसको टच किया, थोड़ा बहुत हमने इसको टच किया उसमें, तो हाँ नहीं, जी रोटेशन मोशन में कहाँ पे पढ़ा था? सर्कुलर हाँ, मोशन। थर्मल वर्टिकल। प्रॉपर्टी में पढ़ा था, है ना? ठीक है, तो देखो, मान के चलो कि एक स्मूथ सरफेस है यहाँ पे। स्मूथ सरफेस है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख रखा एम मास, और उसको एक एंड से स्प्रिंग से इसको क्या कर रखा बच्चों? टाई कर रखा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है के, है ना? के कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और ये मेरी सरफेस है नीचे। तो यहाँ पे अभी तक कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? देखो मैं खींच तो रहा नहीं हूँ, तो नीचे की तरफ आपको पता है फोर्स लगता है mg, क्योंकि सरफेस से टच है, तो बच्चे उस पर कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल फोर्स होगा। और तो अभी तक कोई फोर्स नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो, लेकिन अगर मैं एक फोर्स लगाऊं, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाऊं, चाहे मैं इसको कंप्रेस करूं स्प्रिंग को, चाहे मैं बच्चे इसको क्या करूं? एक्सपेंड करूं, फोर्स तो इसके अंदर जनरेट होगा इंटरनल। उस इंटरनल फोर्स को क्या बोलते हैं? उस इंटरनल फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? स्प्रिंग फोर्स। हिस्टोरिक। स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। और वही स्प्रिंग फोर्स क्या बन जाता है? दूसरा नाम क्या बोलना चाहिए फिर मुझे इसको? हिस्टोरिक। रिस्टोरिंग फोर्स। हिस्टोरिक। करेक्ट। अब ध्यान से देखो, जब मैंने इस पे फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, मैंने खुद खींचा है इसको। जब मैंने फोर्स लगाया तो आपने देखा होगा एम, इधर तो कोई भी चेंज नहीं होने का, ऊपर भी नहीं होने का, लेकिन पीछे की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा। और कोई मेरे को बताएगा स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों? यहाँ पे फॉर्मूला पता है वो क्या होती है वैल्यू? माइनस के। माइनस के एक्स, या फिर मैं के एक्स भी लिख दूंगा, तो माइनस के एक्स बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सर एक्स जा रहा है इस डायरेक्शन में, है ना? इस डायरेक्शन में तो खींच के लेके गए हो आप, और हाँ फोर्स जी लग रहा है इस डायरेक्शन में।
तो मेरा हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। कोई डाउट यहां तक बच्चों किसी को भी, यस और नो? नो क्लियर सर। है ना? एक्सेलरेशन आपका अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा, है ना? तो हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मुझे बताओ सर, फिर से मेरे पास तो वही इक्वेशन आ गई, ए इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स। और यही हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी बार हम कर चुके हैं, जो कि आ गया अंडर रूट ऑफ के बाय एम। समझ में आ गया बच्चों, यस और नो? हाँ जी सर। टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होता है, टाइम पीरियड की होती है बच्चों 2 पाई बाय ओमेगा। जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय, उल्टा हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ये भी हम कर चुके हैं कितनी बार। फ्रिक्वेंसी बोलूंगा तो फ्रिक्वेंसी होता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड, दैट इज 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाय एम। तो जब भी कंफ्यूजन हो, एक फॉर्मूला याद करो, दूसरे तो बाकी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों? तब इतना इजी क्वेश्चन तो रहा, है ना? अब देखो 2025 में कैसा क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखो 2025 में क्या क्वेश्चन आया। आंसर तो बहुत इजी आंसर था, तुरंत बता दोगे। देखो, मान के चलो मास है कैपिटल एम, उसके ऊपर एक छोटा मास पड़ा हुआ है। सरफेस ये है बच्चों स्मूथ सरफेस, ठीक है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट ऊपर पड़ा हुआ है इस पे ये रफ सरफेस है, और इतनी रफ है कि ये एम हिलने से रहा, ये नहीं हिलेगा। क्योंकि अगर ये हिल गया तो फिर प्रॉपर एसएचएम तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने इसको स्प्रिंग से बांध रखा है अभी, तो मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, तो अभी तक इस पे एक ही फोर्स है, नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ एम। हम बार बार नहीं करेंगे अभी। लेकिन लेकिन जैसे ही मैंने इसको बच्चे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है, जैसे मैंने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाया बच्चे एफ, तो थोड़ा सा ही फोर्स लगाया, ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही बच्चे मैंने इसको फोर्स लगाया, तो यहां पे क्या होगा सर, जो स्प्रिंग होगी वो एक्सपेंड करने लग जाएगी। और आपको पता है जैसे ही वो एक्सपेंड करेगी तो यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होगा। बल्कि अभी मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए, यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होगा। और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, है ना? इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, स्प्रिंग फोर्स होगी। और अभी स्प्रिंग फोर्स होगी, ठीक है। अब जो स्प्रिंग फोर्स होगा, अभी आपने बोलता सर उसकी वैल्यू होगी माइनस के एक्स, बिल्कुल सही बात है। और एफ एस होगा बच्चे माइनस के एक्स होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, मास इनटू एक्सलेशन। अब टोटल मास भाई एम भी तो है इसके साथ, तो यहाँ पे बच्चों चुपचाप क्या लिखना है, एम प्लस एम इंटू ए लिख देंगे, बस खत्म। तो एक्सेलेशन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, एक्सेलेशन की वैल्यू होगी माइनस के एम बाय एम इंटू एक्स। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी के बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, अंडर रूट ऑफ के बाय एम प्लस, टी भी निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को भी? नो सर। पर इतना आसान तो क्वेश्चन आने से रहा ना इस चीज में, इसमें क्या चीज है सर? आपने कुछ फ्रिक्शन फ्रिक्शन बोल रहे थे अभी, उसको डिस्कस कर लेंगे, उसको तो करना ही पड़ेगा डिस्कस, देखो। क्योंकि यहाँ पे ये बोलता है, क्वेश्चन में पूछता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो फॉर एसएचएम, क्या होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से समझना है। हम्म ध्यान से देखो, जब यहाँ पे फोर्स लग रहा था, पहले तो हम थोड़ा एनएलएम को बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो पोर्शन नहीं आएगा ना, न्यूटन्स लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तब तक आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि
भूल गए होंगे तो मैं थोड़ा सा रिकैप करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस पे वापस आएंगे। देखो, जब हमने ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने देखा था कि अगर ये फ्रिक्शन फ्रिक्शन सरफेस होते ये वाली, तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूं तो ये भी साथ साथ मूव करेगा। और ये मूव करेगा, ठीक है, मूव करेगा बच्चों, ये साथ साथ मूव करेगा। तो आपको पता है कि जब ये साथ साथ मूव करेगा तो फ्रिक्शन तो ज्यादातर कहाँ पे लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, एफ एस। लेकिन ये भी तो मूव कर रहा है ना, ये भी तो मूव कर रहा है, बोला स्मॉल एम भी तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मैंने क्या बताया था? स्मॉल एम ऑब्जेक्ट कौन से फोर्स से मूव करेगा? सर वो एफ से नहीं करेगा, वो कौन से फोर्स से करेगा बच्चों? एफ एस से करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो वो भी किससे करेगा बच्चों? एफ एस से करेगा। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? यस और नो? हाँ जी सर। है ना? तो सेम कॉन्सेप्ट तो सर यहां पे भी लगना चाहिए। मान के चलो यहां पे फ्रिक्शन है म्यू, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इस पे सरफेस पे जब ये आगे की तरफ जा रहा है तो यहां पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, जिसको मैंने कैपिटल एफ एस ले लिया, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट भी तो आगे की तरफ जा रहा है तो यहां पे भी फ्रिक्शन एफ एस होगा, एफ एस। अब सोच समझ के बताओ, अलग से कुछ नहीं, सोच समझ के बताओ कि जो जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये लग रहा है एफ एस इधर, ये भी एफ एस है और एफ ये भी है। तीन फोर्स लग रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं बच्चों? तीन फोर्स लग रहे हैं, तीन फोर्स, है ना? तो अगर मुझे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लगानी है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मुझे कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए? सर मेरे को तो लगता है आपको ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम किस पे? कैपिटल एम पे लगाते हैं, ध्यान से देखो, कैपिटल एम पे फ्री बॉडी डायग्राम लगाते हैं। तो मैं बोलूंगा कैपिटल एम पे फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, ध्यान से देखो। हम्म कैपिटल एम पे देखते हैं पहले। वैसे स्मॉल एम पे डायरेक्ट निकल जाएगा, स्मॉल एम पे निकाल दें क्या? स्मॉल एम पे निकाल दें, स्मॉल एम पे डायरेक्ट निकल जाएगा, देखो स्मॉल एम पे निकालते हैं। स्मॉल एम पे देखो, स्मॉल एम का मास नीचे की तरफ क्या होगा बच्चे? फोर्स एम जी होगा। ऊपर की तरफ क्या होगा बच्चे? नॉर्मल फोर्स होगा। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, केवल एक ही फोर्स लग रहा है स्मॉल एम पे, तो स्प्रिंग फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, वो क्या होगा बच्चे? आपका एफ एस, सॉरी कैपिटल एफ एस। स्प्रिंग फोर्स नहीं है, स्टैटिक फोर्स, ठीक है, ये स्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फोर्स, एफ एस इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया यहां तक? यस और नो? देख लो भी कोई डाउट है यहां तक? क्लियर हो गया? हाँ जी हाँ सर। जी सर। ठीक है, आगे बढ़े हम। हाँ जी सर। ठीक है, अब जो स्टैटिक फोर्स है, ठीक है, और ये वाला फोर्स कौन सा बच्चों? स्प्रिंग फोर्स है। दोनों ही तो एक डायरेक्शन में है, यस और नो? है ना? ये ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में तो जा रहा है। तो मुझे बताओ, जो मेरा स्प्रिंग फोर्स होगा, जो मेरा स्प्रिंग फोर्स होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं। कितनी निकाली थी बच्चे हमने स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू? स्प्रिंग फोर्स की निकाली थी हमने, ये रही कितनी वैल्यू? -के इंटू एक्स, ये निकाले थे हमने। ये तो खत्म हो गया। एफ एस की वैल्यू क्या होगी सर? एफ एस की वैल्यू, एफ एस की वैल्यू होगी बच्चों, इस डायरेक्शन में एफ एस है, इस डायरेक्शन में स्मॉल एफ एस है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर ही हो जाएगी। दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? बराबर हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी बच्चे? -के इंटू एक्स आएगी। सेम आ गई ना, देखो, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? सेम। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। सभी को क्लियर हो गया? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, एक सेकेंड दो, सोचने दो। इसकी वैल्यू तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से वो तो नीचे लग रही है, नहीं, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा।
स्प्रिंग फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है ना, तो हम इसको स्प्रिंग फोर्स से नहीं निकालेंगे, हम इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से निकालें। देखो दोबारा समझते हैं, ध्यान से देखो। ये एम है, एम का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे निकलेगा? एफ एस, ये रहा एफ एस। एफ एस क्या है यहाँ पे बच्चों? स्टैटिक फोर्स है, लिख लेना, स्टैटिक फोर्स है। नीचे की तरफ है एम जी, ऊपर की तरफ है एम। ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है बच्चों? न्यूटन सेकंड लॉ याद है? सेकंड लॉ क्या बोलता है, बताना जल्दी से। नेट एक्सेलरेशन एम में इक्वल। Rate एफ of नेट change of net. क्या हो जाता है बच्चों? एम ए के बराबर, याद है? हमने पढ़ा था एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों? एम ए। यहां से निकालेंगे। देखो इसका जो स्मॉल एम है, इसका एक्सीलरेशन कहां पे, कोई बताएगा मेरे को? इसका एक्सीलरेशन कहां पे, स्मॉल एम का एक्सीलरेशन लेफ्ट साइड में के राइट साइड में है? Sir, left में. लेफ्ट साइड में। बिल्कुल करेक्ट, लेफ्ट साइड में है। क्यों? क्योंकि सर जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है उसकी वजह से इसका एक्सीलरेशन लेफ्ट साइड पे है। तो इसका भी एक्सीलरेशन आप बनाओगे इस डायरेक्शन। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। एफ एस, तो मेरी जो एफ एस होगा यहां पे आ जाएगा एफ एस। नेट फोर्स तो केवल एक ही फोर्स लग रहा है इस पे, स्टैटिक फोर्स एफ एस। मास एज इट इज आएगा और एक्सीलरेशन आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू हमने निकाली है, देखो हमने एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाली है। तो इस एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस के एक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो हमारा जो स्प्रिंग फोर्स और स्टैटिक फोर्स है वो डिफरेंट है बच्चों, ध्यान से देख लो। जो स्टैटिक फोर्स है वो कितना है बच्चों? माइनस के स्मॉल एम एक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल। टर्म में आ गया, यस और नो? हाँ जी सर। हाँ जी सर. अब एक खुद भी सोचो सर ये ऐसे क्यों आया, ध्यान से देखो। यहाँ पे मेरा जो ये है ये स्प्रिंग फोर्स है जिसकी वैल्यू माइनस के है। यहाँ पे है स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स है ना बच्चों वो ज्यादा है स्टैटिक फोर्स है कि नहीं? देख लो, चेक कर लो मैग्नीट्यूड वाइज। यहाँ पे के एक्स है, यहाँ पे स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम है, नीचे वैल्यू ज्यादा है। तो डेफिनेटली क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स ज्यादा है किससे? स्टैटिक फोर्स। तभी तो वापस जाएगा, वरना जाएगा ही नहीं। क्लियर हो गया सभी को यहां तक? हाँ जी सर। अभी भी पूछ लो, कोई डाउट है तो। क्लियर है? प्रीत, मनीष, लीजा, हितेन, क्लियर है सभी को? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, एक और करते हैं। 2 मिनट रुको, एक बार रिवाइज करो उसको। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने देखा था हॉरिजॉन्टल में, अब इसको वर्टिकली वॉल से लटकाएंगे। मान के चलो कि एक स्प्रिंग है और मैंने इस पे मास रख दिया एक, और मैंने इसको अपने हैंड से अभी पकड़ रखा है। हैंड से पकड़ रखा है बच्चों, ध्यान से देखो, हैंड से पकड़ रखा है। तो स्प्रिंग पे कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि मैंने हैंड से पकड़ रखा है, तो स्प्रिंग पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। जैसे ही मैं अपना हैंड हटाऊंगा तो ये स्प्रिंग नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी बच्चों, क्या होगा? नीचे की तरफ जाइए। नीचे की तरफ जाएगी। और कुछ टाइम बाद ये स्टेबल होके एक अपनी पोजीशन पे आ जाएगा बच्चों। अब आपको पता है कि अब यहाँ पे जो एम जी फोर्स नहीं लग रहा था क्योंकि मैंने अपना हैंड लगा रखा था, अब इस खुद का भी एक एम जी फोर्स लग रहा है। खुद के एम जी फोर्स की वजह से बच्चे यहाँ पे एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे? के एक्स होगी। और ये इसको रेस्ट पे ले आएंगे। अब ये कौन सी पोजीशन पर है बच्चों? ये रेस्ट पोजीशन पर, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, या फिर मैं बोलूंगा या तो आप इसको मीन पोजीशन बोल सकते हो या फिर इसको आप इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल सकते हो। और इस इक्विलिब्रियम पे आपको पता है जो फोर्स की वैल्यू होगी वो दोनों की इक्वल होगी।
मतलब कि ग्रेविटेशन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स बराबर हो जाएंगे, और हमें पता है जब ये बराबर हो जाएंगे तो एम जी इक्वल टू के एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी एम जी डिवाइड बाय के, एम जी डिवाइड बाय के। इसका मतलब कि इसने कितना डिस्टेंस चला बच्चों, इसने जो डिस्टेंस चला है, ये डिस्टेंस चला है एम जी अपॉन के चला, एम जी अपॉन के चला। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, यस और नो? हाँ जी सर। सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, अब ध्यान से समझना। देखो, मान के चलो आप आए और आपने एक फोर्स लगाया नीचे की तरफ, ठीक है? नीचे की तरफ जब बच्चे फोर्स लगेगा, ठीक है, आपने इसको झटका दिया, झटके देने से कुछ तो नीचे जाएगा, आपको पता है कुछ तो नीचे जाएगा ही जाएगा। तो हाँ कितना जी गया सर। मान के चलो, ये गया इतना तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कम ले लेते हैं। इतना डिस्टेंस ये चला एक्स्ट्रा, ठीक है, इसको मान लिया आपने कैपिटल एक्स मान लिया, इतना डिस्टेंस नीचे तक गया फोर्स लगाने से, यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया, बल्कि मुझे ऐसे बनाना चाहिए, यहां तक पहुंच गया। अब ध्यान से देखो, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, ये इसको मैंने फोर्स लगाया तो ये मैक्सिमम यहां तक पहुंचा। अब इसके बाद क्या होगा, कोई बताएगा? जब ये यहां तक पहुंच गया तो क्या होगा इसके साथ? वापस वापस। ऊपर चले गया। बिल्कुल सही बात है सर, आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन ये थी, जैसे ही मैंने इसे फोर्स लगाया सर नीचे तक तो जाएगा, जो कि इसकी कौन सी पोजीशन होगी बच्चों? एक्सट्रीम पोजीशन होगी। कौन सी होगी बच्चों? एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचेगा तो वापस अपनी कौन सी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रुक जाएगा कि ऊपर की तरफ भी जाएगा, क्या लगता है आपको? ऊपर जाएगा फिर से। ऊपर भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो मान के चलो कि वो ऊपर गया, नहीं बनाना चाहिए, नहीं भी बनाऊंगा तब भी चल जाएगा, तो उतना ही डिस्टेंस ऊपर जाएगा जितना डिस्टेंस बच्चों कहाँ गया है, नीचे की तरफ गया। मानते हो कि नहीं मानते, यस और नो? हाँ जी यस सर। सर। इसका मतलब कि यहां से लेकर यहां तक इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, यहां से लेकर यहां तक, वो कितना हो गया? एम जी बाय के तो पहले से था, इसमें जोड़ दो प्लस एक्स और जोड़ दो। अभी रुक जाओ, ठंड रखना, अभी थोड़ी सी ठंड, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नीचे की तरफ लग रहा है एफ एस, सॉरी एम जी, ऊपर की तरफ लग रहा है स्प्रिंग फोर्स। मुझे बताओगे कि एक्सट्रीम पोजीशन पर कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? एफ एम जी एस। फोर्स ज्यादा होगा कि एफ एस फोर्स ज्यादा होगा? सर एफ एफ एस। एस। एफ एस। क्यों? ध्यान से देखो क्यों। सर जो स्प्रिंग फोर्स होता है ना, वो सर होता है माइनस के एक्स, माइनस के तो बोल जाओ, F के प्रोपोर्शनल होता है। जितना डिस्प्लेसमेंट करेगा उतना फोर्स बढ़ता रहेगा। देखो पहले वो यहां पे था, जो कि जहां पे कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं था, जब वो यहां तक आया तो मीन पोजीशन पे था, हमने वहां पे तय कर लिया था कि एम जी के एक्स के बराबर है। अब मास तो उसका चेंज नहीं हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन पे आने पे मास तो एम ही रहा, लेकिन मुझे बताओगे इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया यहां से लेकर यहां तक? सर एम जी बाय के तो पहले से कर ही रखा था, एक्स और कर लिया एक्स्ट्रा। इसके एक्स्ट्रा एक्स करने से बच्चे, अगर एक्स मेरा बढ़ जाएगा तो मेरा एफ एस बढ़ जाएगा, एफ एस बढ़ने से तो फिर वापस जाता ऊपर की तरफ, यही तो मेरा एफ एस बढ़ गया, यही ऊपर की तरफ जा रहा है। यही अगर ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चों, इसका मतलब कि स्प्रिंग फोर्स मेरा क्या हो गया है? बढ़ गया। क्या ये बात क्लियर होगी सभी को, यस और नो? सर। हाँ जी सर। है ना बच्चों? तो फिर मुझे बताओ, तो यहाँ पे अब स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो कितना होगा बच्चों? माइनस के एम जी बाय के प्लस एक्स, इंटू में के भी तो आएगा, माइनस के एक्स होता है ना बच्चों। क्लियर हो गया यहाँ तक, यस और नो? है ना? हाँ जी। तो एफ एस की वैल्यू माइनस के मल्टीप्लाई करो तो ये होगा माइनस के एम जी माइनस के एक्स। आपको याद हो, ठीक है, या आपने जैसे वीडियो भी देखी होगी किस बच्चों ने, मैंने कुछ ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था आपको, एफ मतलब फोर्स गिवन है माइनस के क्या वैल्यू थी,
4 - के 2 - x ऐसे कुछ क्वेश्चन करवाया था, याद है? हाँ जी। या फिर मैंने कुछ ऐसे करवाया था, -के 2 - के 2x, कुछ ऐसा करवाया था मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसा था, हाँ ऐसा था। मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि जो x के साथ है ना, उसी को ही ओमेगा मानना। याद है मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको बच्चों, जो हाँ जी x सर। के साथ है उसको, भी तो कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स तो अभी मैंने समझा था, कांस्टेंट फोर्स तो एसएचएम करेगा ही नहीं। कांस्टेंट फोर्स तो एसएचएम करेगा ही करेगा। नहीं। कौन सा फोर्स करेगा? जो x के साथ होगा। x के साथ क्या है बच्चे? k है। x के साथ क्या है बच्चे? k है। ये इसका मतलब कि यहाँ पे मुझे कोई बताएगा k यहाँ पे अगर आ गया है तो यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी बच्चे? यही क्या है आपका? यही क्या है बच्चे आपका? एसएचएम की वैल्यू देगा। सर में आ गया ये और नो? सर में आ हाँ गया जी। बच्चों ये और नो? जी सर। यस। है ना? इसका मतलब कि यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वही आपका क्या निकल जाएगा बच्चे? यहीं पे जो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपका? ओमेगा स्क्वायर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा यहाँ से? ओमेगा स्क्वायर निकल जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? हाँ यस जी सर। सर। यस सर। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो उसका थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल करते हैं, ध्यान से समझना तो जल्दी क्लियर हो जाएंगी चीज। अच्छा, यहाँ पे जो ओमेगा होगा वो तो निकल जाएगा। ओमेगा से टाइम पीरियड भी निकल जाएगा। आपको पता है ओमेगा निकल जाता तो टाइम पीरियड भी निकल जाता। टाइम पीरियड कितना होगा बच्चों? इसका टाइम पीरियड होगा इसका 2 पाई बाय ओमेगा निकल जाएगा। ठीक है बच्चों। वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है? मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है a × ओमेगा। ए ओमेगा भी निकल जाएगा वहां से। बस सारी चीजें तो निकाल ही दी हमने, हो गया बस। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी निकल जाए। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मैक्सिमम? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी, वो भी हम निकाल चुके हैं। ½ m a² वो भी सारी चीजें हम निकाल चुके हैं। तो सारी चीजें आप उससे भी निकाल सकते हैं। अगर स्प्रिंग मास कांस्टेंट का कोई क्वेश्चन आता है स्प्रिंग मास सिस्टम का, तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं। अब आराम से समझना है, जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन है ना, खासकर अब जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन है यही थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। अगर ये समझ में आ गया तो इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। प्रीवियस वाले के थोड़े कम चांस है, इस लेवल के थोड़े ज्यादा चांस है, तो उसको अच्छे से समझना है, ध्यान से देखो। और आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए होंगे तो आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा। तो इनिशियल पोजीशन पे क्या किया बच्चे, मैंने इसको हैंड पे रख रखा है। ध्यान से सुनते रहना, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। हैंड पे रख रखा है, और जैसे मैंने हैंड हटाया बच्चे तो क्या होगा? ये नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर नीचे भी ऑक्सीलेट होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद ये स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल होने के बाद कैपिटल एम लगाना है इसमें। ये अपनी एक पोजीशन पे आ जाएगा, अपनी एक पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे यहां तक? हाँ जी सर। यहां तक तो ये अपनी पोजीशन पे आ गया। अभी हमने ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अभी हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, अब क्वेश्चन में डिसाइड होगा। ध्यान सुनो मैं क्या कर रहा हूं। मैं अपने हाथ से, ध्यान से सुनो, मैं अपने हाथ से धीरे 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 बिल्कुल इतने प्यार से एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख रहा हूं। बोलेगा एग्जामिनर, बोलता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम इज प्लेस्ड ऑन मास एम स्लोली। कुछ ऐसा वर्ड वो डालेगा जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसकी कोई भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बस प्लेस कर दिया जैसे ही। अब मुझे बताओ, मैंने कोई फोर्स तो लगाया नहीं बच्चे, जैसे ही मैं प्लेस करूंगा क्या होगा? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इस पे? क्या लगता है बच्चे? नीचे जाना चाहिए। नीचे मेन जाएगा। पोजीशन पे हो जाएगा। पहले लग रहा था बच्चे इस पे मास mg, यस मैं बोलूंगा इस पे मतलब लग रहा था mg। अब तो मास और बढ़ गया, तो नीचे की तरफ और ज्यादा मास बढ़ गया ना भाई। स्प्रिंग पे तो, स्प्रिंग का तो कांस्टेंट क्या है? k है। k x लगेगा, तो x तो डिस्टेंस चेंज हुआ नहीं, मतलब मास चेंज हो गया। मास के बढ़ने से क्या होगा बच्चों? मास के बढ़ने से क्या होगा?
ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। अब इसका टोटल मास कितना होगा बच्चे, इसका टोटल मास मैं बोल रहा हूँ, इसका टोटल मास हो गया अब एम इसमें प्लस एम। minus करके मैंने बोल दिया m प्लस स्मॉल m। सॉरी, मुझे यहाँ बनाना चाहिए, ध्यान से सुनना है। और ये रुक गया यहाँ पे, बस रुक गया। अब जब ये रुक गया है तो ये कौन सी पोजीशन होगी बच्चे, कौन सी पोजीशन होगी ये? एक्सट्रीम मीन। पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन होगी कि इक्विलिब्रियम? रुक गया ना भाई, देख इक्विलिब्रियम। पहले, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पहले केवल कैपिटल एम था, तो वो उसकी उसकी मीन पोजीशन कैपिटल एम की यही थी, क्योंकि वो रुक गया था यहाँ पे। लेकिन जब मैंने स्मॉल एम डाला तो नीचे की तरफ गया ना हल्का, फिर रुक गया वो, रुक गया वो। तो ये अब एम प्लस एम की बच्चे क्या है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से समझ लो, अभी भी पूछ लो, कोई डाउट हो तो उसमें। सर ये कैपिटल। जो पोजीशन है, ये वाली जो लाइन जा रही है, ये एक्सट्रीम, ये सॉरी, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है कैपिटल एम की। लेकिन ये किसकी पोजीशन है बच्चों? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम की। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी सर। हाँ जी। आयुष, दर्शिका, गौरी क्लियर है सभी को? लीजा, प्रीत ठीक है? ठीक है। अब क्या होगा, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, तो यहीं पे पड़ा रहेगा, ऐसे पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, मुझे क्या है, पड़े रहने दो, ठीक है, पड़े रहने दो, मुझे क्या है, ठीक है। लेकिन पहले मैं जान तो लूं कि यहां से लेकर यहां तक हम कितना चल दिए। आपको पता है यहां से लेकर यहां तक मैंने माना था पहले कि कितना गए थे, यहां से लेकर यहां तक पहले भी हमने कैलकुलेट किया था, mg/k तक गए थे। ये देखो, हमने करा, mg/k तक गए थे, mg/k तक गए थे। पर ये तो मेरी एक्सट्रीम पोजीशन है ही नहीं, सॉरी मीन पोजीशन है ही नहीं। मीन पोजीशन तो कहाँ है मेरी सर, ये तक गई है। तो मेरी अब जो मीन पोजीशन होगी यहां से लेकर यहां तक, वो कितनी होगी, ध्यान से देखो, कैपिटल एम स्मॉल एम जी डिवाइड बाय की। अब हम यहां से लेकर यहां तक कितना शिफ्ट कर चुके हैं। क्लियर हो गया बच्चे यहां तक? हाँ जी सर। ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो, अब जैसे ही बच्चे मैंने इसको हल्का सा नीचे की तरफ लेके गया, फोर्स लगाया मैंने, क्या लगाया, फोर्स लगाया हल्का सा नीचे की तरफ, तो ये क्या करेगा, स्मॉल एक्स डिस्टेंस मूव किया, कुछ भी लगा लो, स्मॉल एक्स लगा लो, कैपिटल एक्स लगा लो, स्मॉल एक्स डिस्टेंस मूव किया, ठीक है। जितना इसने एक्स नीचे किया उतना ही बच्चे एक्स ऊपर भी करेगा। तो मुझे बताओगे ये दो लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है बच्चे, दो लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पॉइंट्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? देखो होगा क्या, दोबारा सुनो शुरू से। इसको मैंने हैंड से पकड़ रखा था, जैसे ही मैंने हैंड हटाया तो बच्चे कैपिटल एम था वो स्टेबल हो गया, कैपिटल एम वो हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन मैंने इस बार क्या किया, एक स्मॉल एम का मास का टुकड़ा या पत्थर मैंने इसके ऊपर रखा। जैसे ही बच्चे मैंने इसके ऊपर रखा तो थोड़ा सा और नीचे की तरफ खिसक गया और ये स्टेबल हो गया यहाँ पे। जैसे ही आपको पता है वो स्टेबल हो जाता तो कौन सी पोजीशन पे चला गया, मीन पोजीशन पे चला गया। अब मैंने हल्का सा इसके ऊपर फोर्स लगाया, जैसे बच्चे मैंने इसके ऊपर हल्का सा फोर्स लगाया नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ लगाने से कौन सा फोर्स बढ़ता है? कोई बताएगा मेरे को, नीचे की तरफ लगाने से कौन सा फोर्स बढ़ता है? एफ एस। स्प्रिंग फोर्स बढ़ता है, सही बात है। क्यों? क्योंकि सर m प्लस एम तो यहां पे भी, अभी भी यहां पे सर के एक्स लग रहा था, ठीक है। जितना भी आपने डिस्टेंस चला है उतना के एक्स भी क्यों बोलूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा जो यहाँ पे फोर्स लगा वो कितना लग गया, एक्स डिस्टेंस कितना चला बच्चों, इतना चला, तो मैं तो बोलूंगा यहाँ पे जो फोर्स लगा वो एक्चुअली लगा है स्प्रिंग फोर्स, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम के टाइम्स के इंटू जी, इतना ही फोर्स लगा के से के। तो जितना फोर्स बच्चे इस ऑब्जेक्ट का था उतना ही फोर्स उस ऑब्जेक्ट का ऊपर की तरफ, इसलिए ये पोजीशन से हिल ही नहीं रहा, इसलिए ये पोजीशन से नहीं हिला। दोनों के दोनों फोर्स क्या है बच्चों, सेम है, यहां तक क्लियर है। लेकिन जैसे बच्चों में नीचे की तरफ लेके गया, नीचे की तरफ लेके गया तो आपको पता है एफ एस मेरा बढ़ जाएगा। एफ एस मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। कितने डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस से बढ़ जाएगा। कितने डिस्टेंस से बढ़ जाएगा बच्चों, एक्स डिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो? हाँ जी सर। तक क्लियर है? तो उसको मतलब कि जब वो एक्स डिस्टेंस से बढ़ गया है तो यहां पे जो एफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी,
एफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बोलोगे सर एफ एस की वैल्यू हो जाएगी, फिर दोबारा माइनस के इंटू एक्स। कैसे? सर देखो यहाँ पे तो स्टेबल था एक्स्ट्रा, अब यहाँ पे तो कोई स्प्रिंग फोर्स लग नहीं रहा, मतलब लग रहा है लेकिन वो कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स है ना यहाँ पे, कोई स्प्रिंग फोर्स तो एक्स के टर्म में बदलता है, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स है। लेकिन जैसे ही मैंने हल्का सा नीचे गया तो जितना डिस्टेंस में नीचे जाता रहूंगा उतना स्प्रिंग फोर्स मेरा बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता रहेगा बच्चे? कि वो एक्सेलेरेशन होता रहेगा। तो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? मास इनटू एक्सेलेरेशन के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मास केवल m तो है नहीं, यहाँ पे टोटल मास कितना है बच्चों? m प्लस स्मॉल m है। तो यहाँ पे बच्चे किसकी वैल्यू, a की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे a की वैल्यू होगी माइनस के कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू एक्स। और जब भी ऐसे इक्वेशन बन जाते हैं तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा स्क्वायर एक्स। और ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? के अपॉन में m प्लस m अंडर रूट एक्स। सर ये तो आप पहले भी बता सकते थे, बिल्कुल पहले बता सकता था, मैं तो डायरेक्ट भी लिखवा सकता था कि सर मास बढ़ गया है ना तो सिंपल के बाय एम की जगह m प्लस m कर दो। पर ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा याद रहेगा तो बहुत सारी चीजें सही रहेंगी। टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई यहाँ पे आएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइड बाय के। ये इसका क्या हो गया बच्चे? टाइम पीरियड हो गया। फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, सबको निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? यस और नो? यस सर। Yes, sir. हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा हाँ, हम्म 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 हम्म, हम्म। अब जो ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले क्या आया था बच्चे? एम जी प्लस एम जी डिवाइड बाई के आया था पहले वाले पे। उसके बाद ए लगाने से, स्मॉल एम लगाने से कितना बन गया बच्चे? एक एक्स्ट्रा आ गया। मतलब कि अगर मैं सेपरेट लिखूं तो एम जी बाय के तो पहले से ही था, एक एक्स्ट्रा आ गया, एम जी बाय के एक्स्ट्रा आ गया। यही जो एक्स्ट्रा आया है, क्योंकि ये तो स्टेबल हो चुका था यहाँ पे, ये तो स्टेबल हो चुका था कैपिटल एम, ये स्मॉल एम की वजह से एक्स्ट्रा आया। यही एक्स्ट्रा बच्चों जो हो जाता है वही इसका एम्पलीट्यूड बन जाता है। क्या बन जाता है? ध्यान से सुन लो, क्या बन जाता है वो? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया बच्चे? इसका एम्पलीट्यूड हो गया स्मॉल एम जी बाय के, क्योंकि कैपिटल एम की वजह से तो स्टेबल हो गया था, स्मॉल एम की वजह से तो ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस हो ना। ध्यान सुन लो, कैपिटल एम की वजह से तो स्टेबल था, स्मॉल एम की वजह से एक्सलेशन प्रोड्यूस हुआ, तो इसकी वजह से एक्सलेशन की वैल्यू, सॉरी एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम जी बाय के हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन आता है, कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछ लेता है, इसी स्प्रिंग क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ लेता है। ध्यान से क्वेश्चन क्या आएगा कि कैपिटल एम पड़ा हुआ है, उस पर हमने स्मॉल एम रखा, स्मॉल एम से एस एच एम होगा, तो एस एच एम पे मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल के दो। आपको पता है मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चे ए ओमेगा। ए मैंने बता दिया आपको क्या होता है, स्मॉल एम जी बाय के होता है। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू आप निकाल चुके अंडर रूट ऑफ के बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल। बस ये आंसर आ गया आपका, मैक्सिमम वेलोसिटी। सर मैक्सिमम वेलोसिटी बोलेगा तो काइनेटिक एनर्जी बोलेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल दूंगा, बिल्कुल निकाल दोगे बच्चों। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सर काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा हाफ स्मॉल एम और क्या स्क्वायर? वी स्क्वायर। मुझे बताओ हाफ स्मॉल एम, ये बन जाएगा बच्चों एम स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइड बाय के स्क्वायर, ये बन जाएगा के
डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। एक के से एक के कैंसिल, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा यहाँ पे तो मास है ना, दोनों मास आएंगे, तो दोनों मास आएंगे बच्चों, और ये तो कैंसिल भी हो गए, हटा देते। तो आंसर आ गया हाफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के स्क्वायर। याद रखना है फॉर्मूला, नहीं याद रखना के बचेगा, सॉरी। के फॉर्मूला याद रखना किसी को भी, मैं तो कहूंगा नहीं याद रखना। याद क्या रखना है, मैं तो कहूँ याद नहीं रखना। ओमेगा की वैल्यू बस याद कर लो, और ए की वैल्यू समझ लो कि कैसे निकाली बस। उसके बाद तो तुरंत आंसर निकल जाता है। ओमेगा कैसे बढ़ा सर, मास बढ़ गया था, इस वजह से सर जो के बाय एम है उसमें एम बढ़ जाएगा, शॉर्टकट ही हो गया सर। एस एच एम इसमें स्मॉल एम की वजह से आया था, स्मॉल एम की वजह से आया था एस एच एम, बिल्कुल सही बात है। तो समर स्मॉल एम की वजह से आया था, और एम्पलीट्यूड तो सर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है, और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है एक्स होता है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वो आपको पता है, हम लिखते हैं हमेशा एम जी बाय के की टर्म में, तो ये एम्पलीट्यूड हो गया। 3-4 बार समझ लोगे ना क्वेश्चन को तो जल्दी जल्दी निकल जाएगा बस। इसमें एक और क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन आता है ऐसे कि ऐसा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट आया यू वेलोसिटी से टकराया इससे, ठीक है, वो वाला करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बस इतना ही। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? सर। हाँ जी सर। हाँ जी बोलो। Yes, sir. सर एक बार ये एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट दोबारा समझा दो। देखो मैंने क्या बोला कि स्प्रिंग, ये समझ लो, ये थोड़ी देर के लिए स्प्रिंग है। अब मैंने हैंड हटा, यहां से हटा दिया बच्चों, ठीक है, हैंड हटा दिया, स्प्रिंग है ये, यहाँ पे कैपिटल एम है। तो मैं बोलूंगा नीचे की तरफ एम जी फोर्स है, फोर्स है, ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है जो इसको बैलेंस आउट कर रहा है। यहां तक अब सब ये रेस्ट पर है। अब ये क्या है, कैपिटल एम की वजह से रेस्ट पर है, रेस्ट पे रह गया बच्चों, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? यस सर। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे ही मैं इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखूंगा तो ये हल्का सा नीचे नहीं जाएगा बच्चे, यस और नो? यस सर। जाएगा ना हमें? ये जब नीचे जाएगा तो फिर नीचे जाके ऊपर भी तो जाएगा अपने आप, मैं थोड़ा कुछ कर रहा हूँ, यस और नो? तो एस एच एम नहीं करेगा यहाँ पे, ऊपर नीचे करता रहेगा, यस है ना? सर। तो ये किसकी वजह से कर रहा है, स्मॉल एम की वजह से ही तो कर रहा है ना? तो मुझे एक चीज बताओ, तो जो देखो वैसे तो हमें एम जी यहां तक मिल गया, ये स्मॉल एम की वजह से तो किया है इसने, स्मॉल एम की वजह से मास जो बढ़ गया, एक्स्ट्रा मास जो बढ़ गया है, उसी की वजह से तो मूव कर रहा है ऊपर नीचे, एम की वजह से थोड़ा ना कर रहा है, इस एम स्मॉल एम की वजह से कर रहा है। और आपको पता है जब भी हम कोई भी मास की वजह से हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं सर, के इंटू एक्स मास इंटू जी, तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, एम जी अपॉन में के, ये हमें पता है ना। जे कौन सा फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स, ये हो गया ग्रेविटेशन फोर्स, दोनों को इक्वल करोगे तो एक्स की वैल्यू एम जी बाय के हो जाएगी। सर ये भी कैसा है ये भी समझ लो, जब तुम इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां तक कर दोगे तो यहाँ पे फोर्स जीरो हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि सर देखो क्या हो रहा है, ध्यान से समझो। अभी जब मैंने ऑब्जेक्ट को नहीं रखा था तो यहाँ पे एम जी था, ऊपर के एक्स था, ठीक है। जैसे मैंने एम जी रखा तो ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ गया, वो के एक्स ही रहा, वो के एक्स ही रहा, ठीक है। लेकिन धीरे 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 बच्चों एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो स्प्रिंग फोर्स भी तो बढ़ेगा, लेकिन एम जी फोर्स तो कांस्टेंट ही है। एम जी फोर्स कितना है, एम प्लस एम जी फोर्स बन गया, ये तो कांस्टेंट है। करते 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 एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ये कांस्टेंट है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों क्या हो जाएंगे बच्चे, बराबर फोर्स, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएंगे तो यही बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका कांस्टेंट, यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, तो वहां पे वो स्टॉप हो जाएगा। तो जो स्टॉप हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, इस स्मॉल एम की वजह से हुआ है। समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर। इस वजह से यहाँ पे जो के एक्स होगा वो एम जी के बराबर होगा, और एक्स स्मॉल एम की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट चला, इतना चला। और यही डिस्प्लेसमेंट आपको पता, हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड पे एक डिस्टेंस मैक्सिमम जा रहा है
लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स डिस्टेंस जा रहा है, तो यही इसका क्या होता है बच्चों, एम्पलीट्यूड होता है। हमने पढ़ा ना, यही इसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो एक्स ही आपका नथिंग बट क्या है बच्चों, एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना है, एम जी बाय के। तो वही हमने लिया था एम्पलीट्यूड एम जी बाय के। क्लियर है सभी को अब? हाँ यस जी सर।